Hello everyone. Once again, very warm welcome in my video. I am Dhananjay from Dhananjay Classes Aligarh. जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है 12th क्लास की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन को लेकर। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने डेनियल सेल, वोल्टियर सेल इनकी काफी चर्चाएं की थी और काफी हद तक आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर ये आर्टिकल हमें क्लियर हो गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बताइए अब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आर्टिकल समझना चाहते हैं। तो काफी सारे बॉयज और गर्ल्स का एक कॉमन कमेंट आया कि सर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता दीजिए। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर्स इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। क्वेश्चन, सर ये इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? तो माय डियर्स, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। फिर सुनिए क्या कह रहा हूं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ उस विलयन के साथ दो में से कोई एक काम करती है। या तो अपने धनायन उस विलयन को देती है या विलयन के धनायन धातु पर परमाणुक अवस्था में एकत्रित होते हैं। कोई भी कार्य हो, इन दोनों के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं माय डियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम डिजाइन करते हैं, जल्दी समझा पाऊंगा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। सुनिएगा, मुझे समझिएगा। एक बीकर लिया हमने, इस बीकर के अंदर हमने किसी भी मेटल की छड़, सपोज जिंक की छड़ ले ली और रख दी और इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मुझे सुनिएगा पहले और समझिएगा। ये हमारी मेटल थी जिंक की, ये सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट का। तो जब हमने किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया था तो धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल बचा। सर संपर्क तल कौन सा है इसमें से? आइए, ये वाला, ये संपर्क तल है जहां धातु की छड़ विलयन को टच कर रही है। इस स्थान पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव और उसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और किससे इंडिकेट करते हैं इसे? हम हमेशा कैपिटल ई से। उम्मीद है इलेक्ट्रोड विभव सीख गए। लेकिन यदि आपने मेरी डेफिनेशन पर ध्यान दिया होगा तो मैंने उसमें दो पॉसिबिलिटी बताई है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या तो धातु की छड़ विलयन को धनायन दे रही होगी और सेकंड पॉसिबिलिटी धातु की छड़ विलयन से धनायन ले रही होगी। आइए इन दोनों के आधार पर अब इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति समझते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आइए एक नया पेज ले लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हेडिंग की। और फर्स्ट हेडिंग है माय डियर वैद्युत अपघटनी
विलयन दाब। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो पहले से इंग्लिश में जान लेते हैं क्या होता है। आइए, इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। अब आप कहेंगे सर इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो आइए फिर एक डायग्राम बनाता हूं पहले, जो आपको इस आर्टिकल को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएगा। मुझे सुनिएगा, मुझे समझिएगा, पूरी कोशिश करूंगा यह आर्टिकल आपको अब इन फ्यूचर एकदम नीट एंड क्लियर हो जाए। आई एम टेकिंग अ बीकर अगेन, और अब की बार मैंने इसमें क्या किया है, वही जिंक की मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है। ठीक है माय डियर्स, और इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है। तो आपकी मेमोरी के लिए आपकी इन सब चीजों को मेंशन कर देता हूं। यहां जिंक सल्फेट लिया है मैंने, ये मैंने जिंक मेटल ली है। अब पहला केस ले रहा हूं, कौन सा केस, जब धातु की छड़ विलयन को धातु आयन दे रही है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, धातु की छड़ विलयन को धातु आयन दे रही है, यानी कि इसे मेंशन कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि ये इसे दे रही है Zn+2 आयन। अब ठीक है ना, शायद क्लियर विजिबल है। तो यहां धातु की छड़ विलयन को धनायन दे रही है। तो प्रोसेस क्या हो गई, रिएक्शन वाइज देखें हम इस प्रोसेस को, तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन वाइज Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। यदि आप गौर से देखें, धातु जब अपने धनायन इसे दे देगी, किसे, विलयन को, तो धातु पर क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित। इसलिए ये जो छड़ है अब वो किस तरह काम करेगी, ये जो छड़ काम करेगी अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। क्यों, क्योंकि इस धातु ने अपने धनायन तो इसे दे दिए, और धातु पर क्या बचा, ऋण, और ये ऋण की वजह से ये धातु अब नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेकिन यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे, वीडियो नंबर 12 और 13 पर जाइएगा, देखिएगा, और जिन लोगों ने देख रखे हैं वो तुरंत समझेंगे ये कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इस ऑक्सीडेशन को हम यहां मेंशन कर देते हैं। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। यानी ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। समझिएगा मेरी बात। यानी कि अब हमने क्या देखा कि जब धातु की छड़ ने विलयन को धनायन दे दिए, तो धातु की छड़ पर खुद पर ऋण आवेश रह गए, इसलिए ये अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगी। लेकिन यदि हम यहां नीचे देखें, धातु ने किसी को धन आयन दिए हैं, और जो धन आयन देता है उस हिसाब से देखें तो ये एनोड हो गया। इसीलिए जिंक की छड़ डेनियल सेल में हमेशा एनोड कहलाती है और ये ऋणावेशित होती है। अब आप कहेंगे सर हम सीखने तो सर वैद्युत अपघटनी विलयन दाब चले थे और आप पुराने आर्टिकल्स पर आ गए। हां, क्योंकि पुराने आर्टिकल को जोड़कर ही मैं अपने इस वीडियो के इस आर्टिकल को आपको सिखा पाऊंगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जिंक जिस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई वो एनोड था, वो नेगेटिव चार्ज था। अब आते हैं विद्युत अपघटनी विलयन दाब। अब सवाल ये कि जब धातु की छड़ ने विलयन को धन आयन दे दिए, तो धातु की छड़ की ये जो प्रकृति है उसी को कहते हैं माय डियर हम विद्युत अपघटनी विलयन दाब। धातु की छड़ की यही प्रकृति, यही नेचर कहलाती है विद्युत अपघटनी विलयन दाब। मेरी बात क्लियर हो गई है? इस प्रकार जो धातु की छड़ पर विभव उत्पन्न होगा वो हमेशा वो हमेशा विभव जो होगा ऋणात्मक विभव होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा उसका। याद रख पाएंगे अब आप? क्लियर हो गया? तो यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई विद्युत अपघटनी विलयन दाब से आप
क्या समझते हैं? तो आपका क्या जवाब होगा कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाए और धातु की छड़ विलयन को धन आयन दे, तो इस प्रकार धातु की यह प्रकृति उसका विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दूसरा आ जाता है, एक और है हमारे यहां, दूसरा कहलाता है परासरण दाब। इंग्लिश में कहते हैं माय डियर इसे ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है? अब उल्टा कर दीजिए, यदि आपने किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया और ऐसा करने पर विलयन से, शब्दों पर जाइएगा, विलयन से धन आयन धातु इलेक्ट्रोड पर आकर अपचयित हो गए, यानी आयन धातु में परिवर्तित हो गए, तो विलयन की यह प्रकृति उसका परासरण दाब कहलाती है। एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, शायद ज्यादा अच्छा समझा पाऊं। मुझे सुनिएगा, समझिएगा मेरे सारे व्यूअर्स। मैं कोशिश करूंगा ये आर्टिकल अब आपको फ्यूचर में कभी स्ट्रेस पैदा ना करे। मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने वापस एक मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिया है। पूछना चाहेंगे सर ये बता दो ये मेटल इलेक्ट्रोड किसका है? बिल्कुल जवाब देता हूं, जस्ट हैव पेशेंस। अब की बार ये जो मैंने मेटल लिया है माय डियर, ये है कॉपर, और ये जो सॉल्यूशन लिया है ये है CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब की बार कुछ अलग होने जा रहा है। पिछले डायग्राम में आपने देखा था जिंक ने जिंक आयन सॉल्यूशन को दिए थे, लेकिन इस बार ये सॉल्यूशन कॉपर आयन धातु इलेक्ट्रोड को दे रहा है। पिछले में धातु ने, इलेक्ट्रोड ने सॉल्यूशन को दिए, इसमें सॉल्यूशन ने धातु को दिए। क्लियर है? अपोजिट हो गया। अब आइए, यदि ये कौन धन आयन इस धातु पर आएंगे तो धातु कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। हां या ना? भाई जब मेटल आयंस किसी इलेक्ट्रोड पर जाकर एकत्रित होंगे, और मेटल्स आप अच्छे से जानते हैं हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो जब मेटल उस धातु इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होंगे तो मेटल किस तरह बिहेव करेगी? यस, आइए, तो यहीं से मेरी कहानी आ जाती है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? वापस आइएगा मेरे साथ। यहां पर Cu इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Cu फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन कौन सी है ये वाली? यदि आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो इट इज रिडक्शन, अब चेन है। हां या ना? अब यदि हम ऊपर से देखें तो ऊपर से तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इस रॉड पर, और वो कॉपर आयन से रिएक्ट करके उसे कॉपर में रिड्यूस, अपचयित कर रहे थे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसे हमने कैथोड क्यों कहा? कैथोड इसीलिए कहा हमने क्योंकि कॉपर आयन को इसने इलेक्ट्रॉन दिए। तो क्योंकि कॉपर आयन को ये इलेक्ट्रोड दे रहा है, तो कॉपर आयन के लिहाज से देखें तो ये धातु की छड़ ऋणावेशित है। क्लियर है? लेकिन अब हम दूसरे हैंड से देखते हैं कि कॉपर आयन इस धातु पर जाकर एकत्रित हो रहे हैं, और कॉपर आयन कैसे हैं? धनावेशित। समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्या कह रहा हूं। तो पिछले यदि एग्जाम्पल में थे हम, पिछले एग्जाम्पल में हमारी स्टडी थी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ये एनोड कहलाया, और हमेशा ये कैसा होता है? नेगेटिव। और अब जो बात कर रहा हूं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहां कॉपर आयन इस पर जाकर कलेक्ट हो गया, और कॉपर आयन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इसीलिए माय डियर ये इलेक्ट्रोड हमेशा बिहेव करता है
पॉजिटिव की तरह। तो एक तो आपके इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैंने यह समझाने की कोशिश की कि कैसे जिंक डैनियल सेल में एनोड की तरह बिहेव कर रहा था इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी, और कॉपर किस प्रकार कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था पॉजिटिव आयन आने के बाद भी, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद। अब आप कहेंगे सर वो आर्टिकल तो मिस ही हो गया ना पराशर दाब का। नहीं, अब आएगा। तो यहां हमने क्या देखा कि धातु की छड़ को जब हमने धातु के लवण के विलयन में डुबोया तो धातु की छड़ ने विलयन से धनायन लिए। इस प्रकार विलयन का यह प्रकृति, विलयन की यह नेचर कहलाती है क्या? उसका परासरण दाब। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। तो ये विलयन का क्या कहलाया? परासरण दाब, और ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया, यानी कि अब हमारे पास यदि हम किसी अर्ध सेल में जाएं तो किसी अर्ध सेल में अब हमारे पास दो तरीके से विभव उत्पन्न होता है। एक, जब धातु की छड़ विलयन को धनायन दे रही हो तब उस प्रवृत्ति को हम कहते थे, यदि भूले ना हो तो, वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। और यह दाब किसका होता था? धातु की प्रकृति होती थी। तब जब धातु विलयन को धनायन दे रही होती थी। और दूसरा हमने पढ़ा अभी, जब धातु विलयन से धनायन ले रही है तो यह विलयन की प्रकृति होती है परासरण दाब की। क्लियर हो गया मेरी बात? तो अब हमारे यहां दो तरीके के दाब उत्पन्न हो रहे हैं, एक विद्युत अपघटनी विलयन दाब और एक परासरण दाब। आइए अब इलेक्ट्रोड की ये दोनों प्रकृति के आधार पर आपको एनोड और कैथोड चुनना सिखाता हूं, जो बेहद इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो इसे सुनने के बाद ये कहे कि सर समझ नहीं आई बात और क्लियर नहीं हुई कंसेप्ट। तो आइए, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। जब किसी धातु की छड़ का विद्युत अपघटनी विलयन दाब, क्या कह रहा हूं? आइए लिख देता हूं, विद्युत अपघटनी विलयन दाब ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? परासरण दाब से। तो तय मानिएगा वो जो धातु का इलेक्ट्रोड है वो कहलाएगा हमेशा एनोड। द फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी पे आता हूं। सेकंड है, यदि विद्युत अपघटनी विलयन दाब कम है। किससे? विलयन के परासरण दाब से। तो माय डियर, जो इलेक्ट्रोड होगा उसे हम कहते हैं कैथोड। अब ये कैथोड और एनोड की एक नई डेफिनेशन सिखा रहा हूं इन द केस ऑफ सेल। आइएगा मेरे साथ। और तीसरी पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूं, द थर्ड पॉसिबिलिटी, यदि विद्युत अपघटनी विलयन दाब बराबर है किसके? उस विलयन के परासरण दाब के। तो माय डियर, इस प्रकार जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हमारे यहां कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं माय डियर्स? यस, नल इलेक्ट्रोड। इसे हम कहते हैं कैथोड और इसे हम कहते हैं एनोड। उम्मीद करता हूं अब ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो यदि अब हम किसी सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं और किसी सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड के बारे में देखते हैं, तो देयर आर जस्ट 3 पॉसिबिलिटी, देयर इज नो 4th पॉसिबिलिटी। या तो धातु का विद्युत अपघटनी विलयन दाब उसके परासरण दाब से ज्यादा होगा, तो उसे एनोड कह दीजिए। और यदि किसी अर्ध सेल में उसके विलयन का परासरण दाब उसके विद्युत अपघटनी विलयन दाब से ज्यादा है, तो उसे आप कैथोड कह दीजिए। और यदि ये दोनों दाब बराबर हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न नहीं हो सकता, ये अर्ध सेल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस समय विद्युत अपघटनी विलयन दाब और परासरण दाब समान है। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये सीख गए होंगे कि किसी भी अर्ध सेल में एनोड कैथोड की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बात समझ में आती है? लगे हाथ एक आर्टिकल और इसमें जोड़ देते हैं, वो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जल्दी से इस आर्टिकल को और ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर हो रहा है? कौन कौन से वो कारक हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं माय डियर? तो आइए, देयर आर 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट, इलेक्ट्रोड या चालक की प्रकृति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कंडक्टर। अब जब आप किसी धातु का चुनाव करते हैं, तो तय मानिएगा, जब आप किसी धातु का चुनाव करते हैं तो वो धातु विद्युत की चालक होती है। अब वो विद्युत की अच्छी चालक है या बुरी चालक है, यानी कम चालक है, यानी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉर्मल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट विल इफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि हमने ऐसी धातु का चुनाव किया है जो बहुत अच्छी चालक है, तो तय मानिएगा उसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। और यदि हमने किसी ऐसी धातु का चुनाव किया है जिसका जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो कम है, तो उस धातु की इलेक्ट्रोड का जो चालकता आएगी, जो विभव आएगा, वो कम आएगा। ठीक है। दूसरा आता है हमारे यहां द सेकेंड, दैट इज धातु आयन की विलयन में सांद्रता। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन सॉल्यूशन। यदि धातु आयन की विलयन में सांद्रता ज्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। यानी हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ने पर, सांद्रता बढ़ने पर चालकता घट जाती है। और उल्टा कर दीजिए, यदि धातु आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति ज्यादा होगी। क्लियर होती है बात? और थर्ड और आखिरी आता है माय डियर, तापमान। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम टेम्परेचर। तापमान का भी इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति में एक काफी बड़ा रोल है। यदि विलयन का
अर्धशैल का ताप ज्यादा है, तो ज्यादा होने पर क्या होगा, विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर उसकी चालकता बढ़ जाएगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पर विभव की उत्पत्ति अधिक होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो में कुछ नए आर्टिकल के साथ फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।